हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर 2019 का एचटेट का पेपर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में आज फिर मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग ग्रुप्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्रुप 1 में क्या है आपके पास? गैंग शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग एंड फेयर शेयर शेड्यूलिंग। तो बच्चों, जो गैंग शेड्यूलिंग होता है ये बेसिकली पैरेलल सिस्टम्स के अंदर होता है, ठीक है। और पैरेलल सिस्टम्स के अंदर होता है और इसमें जो शेड्यूल किए जाते हैं प्रोसेसेस, वो शेड्यूल किया जाता है इसमें थ्रेड्स को, ठीक है। तो गैंग शेड्यूलिंग क्या है? थ्रेड शेड्यूलिंग है। उसके बाद हमारे पास है रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग। तो रेट मोनोटोनिक यानी कि आपको लग रहा होगा कि मोनोटोनिक यानी कि कोई चीज आपकी कंटिन्यू इंप्रूव कर रही है। कंटिन्यू कब करेगी? जब आपका रियल टाइम से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस आते हो, तो थोड़ा सा आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पर आपकी काम करेगी कि जैसे आपको यहाँ से रेट मोनोटोनिक से पता चल जाना चाहिए कि इस टाइप के जो सिस्टम होंगे उनमें रियल टाइम का होगा, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ तो। उसके बाद आपके पास फेयर शेयर शेड्यूलिंग। फेयर शेयर शेड्यूलिंग कई बार बुक्स में आपको मिल जाएगा। काफी जो नई बुक्स हैं उसमें ये टॉपिक जो ये यू कैन से कि ये टर्म यूज की हुई है। जो फेयर शेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं इनको हम गारंटेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। और ये जो एल्गोरिथम्स है टाइम क्वांटम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो फेयर शेयर, क्योंकि टाइम क्वांटम है इसलिए आप इसमें टाइम का डिवीजन होता है, टाइम असाइन होता है हर एक प्रोसेस को। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं जो P है, P का 3 होना चाहिए, Q का 2 होना चाहिए और R का आपका फर्स्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ n इज गिवन बिलो। आपको ये पॉजिटिव फंक्शन गिवन है, ठीक है, फॉर n एंड am इज ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ n बताना है। तो बच्चों, ये आप देख रहे होंगे कि ये रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन में अब आपको ये देखना है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 टाइप की नोटेशंस होती है। बिग ओ नोटेशन होती है, थीटा नोटेशन होती है, ठीक है। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास m जो हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से, और n रेज टू पावर m, यानी कि जो यहाँ पर थीटा की फॉर्म में गिवन है तो थीटा n रेज टू पावर m। तो यहाँ से आपको इसकी लास्ट टर्म को आपको चेक करना है कि लास्ट टर्म क्या कहती है, उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसके लिए करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, कंसीडर अ CIDR नेटवर्क एड्रेस। आपको ये नेटवर्क एड्रेस गिवन है और आपको CIDR नोटेशन में है ये। तो यहाँ पर द लास्ट एड्रेस इन दिस नेटवर्क, लास्ट एड्रेस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर अगर ये 21 है, ठीक है, तो 21 अगर है तो यहाँ पर ये क्लासलेस है। और ये जो इसके स्टार्टिंग के जो एड्रेस है इससे क्या पता चल रहा है, ये क्लास C का एड्रेस है, ठीक है। और इसमें लास्ट एड्रेस आपसे पूछा गया है कि 194.24, यहाँ पर आपका हो जाएगा 248 और सॉरी ये आपका गिवन है ये वाला ना। अब इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, अगर आप इसका नेटवर्क मास्क निकालेंगे, आप इसका नेटवर्क मास्क निकालेंगे तो क्या होगा 255 और यहाँ पर जो 21 है, ठीक है। तो 21 के इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर ये 7 है तो अगर 255 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 248। तो ये बच्चों 248 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये आपका 7 हो जाएगा और लास्ट जो होगा आपका ये 255 होगा। तो यहाँ से आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि आंसर जो हमारा रहेगा ये 194, 24, 7 और 255 होगा।
तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर ग्रामर जी विद प्रोडक्शन, आपको ये ग्रामर गिवन है और इसकी प्रोडक्शन ये है, तो आपको बताना है कि चूज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कौन सी है। देखो फर्स्ट अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं ट्रिपल ए बी, बिल्कुल आ सकता है। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट हो सकती है आपकी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा क्या है, ए बी बी इज इन लैंग्वेज ग्रामर, तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो कि बी बी इनिशियलाइजेशन तो ठीक है आपका ए से हो गया, बट जो आपने इसने जो बी किया है वो किस फॉर्म में किया है। तो ये जो है चीज, मान लीजिए इसको टर्म बीच में बी है आपका, तो इसको अगर आप ओपन करके चलते हैं तो ए का यहाँ तो ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, लेकिन जो ए की रिप्लेसमेंट है वो बी से तो कहीं भी शुरू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो बी इसका सेकंड पार्ट होगा वो आपका रॉन्ग है। ए आपका स्टार्टिंग सिंबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप इससे ग्रामर बनाते हैं या इससे ग्रामर बनाते हैं या इससे ग्रामर बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सही है। तो बच्चों आपका सेकंड जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपके पास लेट p इक्वल टू 17 q इक्वल टू 11 इज टेकन इन RSA एल्गोरिथम, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ e n और d की वैल्यूज आपको निकालनी है। देखो ये RSA एल्गोरिथम है, तो पहले तो आप क्या करो, n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू क्या होगी, n इन p इंटू क्यू, 17 इंटू 1 11, और 17 इंटू 11 क्या हो जाएगा 187। तो n की वैल्यू तो बच्चों आपकी आ जाती है 187, तो ऑप्शन 2 और 4 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात आती है आपकी फर्स्ट और थर्ड में से डिसाइड करने की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि से ई की वैल्यू आप मान लो 7 है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ई की मान लो आप वैल्यू 7 है, और यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम क्या हो जाएगा इसका, यहां लिख दो d इक्वल टू ई माइनस 1 मोड 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ भी आप इसको निकाल लो, फाइव की वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो ये आपका 160 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 160 के प्लस 1, तो 161। ठीक है, तो अब जो d की वैल्यू आ गई आपकी 161, 161 को आप डिवाइड करके देखो 7 से, सॉरी 161 को आप डिवाइड करके देखते हैं 23 से। एक मिनट, आपके पास एक है 7 187 23, तो 161 को डिवाइड करो 7 से, तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, 2 लेफ्ट, और 7 3 जा 21। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि 23 जो है वो d की वैल्यू आ रही है, 87 आपको मिल गया, और जब e की वैल्यू आप 7 लेते हैं तब ये ऑप्शन आपको मिलता है। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एड्रेसिंग मोड इन विच द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई अ रजिस्टर इन द CPU whose contents give the address of the operand in memory is called। इसने क्या कहा है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, एड्रेसिंग मोड इन विच द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई ए रजिस्टर। आपके पास इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो एड्रेस फील्ड है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, एक रजिस्टर को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, whose content give the address of the operand, तो वो आप पर्टिकुलर उस रजिस्टर के पास जाएंगे, इसमें जो कंटेंट होगा वो आपका ऑपरेंड होगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का जिक्र है, रिलेटिव एड्रेसिंग भी नहीं है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर और रजिस्टर के अंदर जाकर आपको कंटेंट मिल रहा है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग भी नहीं है, ये है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन काफी ट्रिकी आए हुए हैं, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। एटलीस्ट जो है ये जो मैं पेपर करा रही हूँ जरूर करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी दैट फाइंड कस्टमर नेम who have a balance more than 1000 from deposit table is। देखो आपको क्या बताना है, कस्टमर नेम फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आपकी टेबल में जितने भी कॉलम है, मान लो कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, तो आपको एक पर्टिकुलर कस्टमर नेम का कॉलम चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है ये कॉलम को सेलेक्ट करने के काम आता है। तो आपका जो है सेकंड और फोर्थ तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात आती है आपकी फर्स्ट और थर्ड की। तो इस तरीके से बच्चे जरूर आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर की श्योरिटी हो जाती है। अब देखो इसने क्या कि कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लो, किनको, हु हैव अ बैलेंस मोर देन 1000, जिनका बैलेंस मोर देन 1000 है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पाइप बैलेंस, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन तो थर्ड हो ही गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख लो यहाँ से क्या होगा कि बैलेंस आपको सेलेक्ट करना है क्या, 1000 ग्रेटर होना चाहिए। कौन सी टेबल से लेंगे आप, डिपॉजिट टेबल से लेंगे, ठीक है। अगला है आपके पास क्वेश्चन, if G as if G is a forest with n vertices and k connected component, then how many edges does G have? n by k, n minus k, n minus k plus 1 और n minus k minus 1। तो बच्चों जी यहाँ पे एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर n वर्टिसेस है और k कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो आपका होगा आंसर वो होगा आपका n माइनस k आपके एजेस होंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल याद करके चलो कि यहाँ पर अगर फॉरेस्ट में n वर्टिसेस है और k कनेक्टेड कंपोनेंट है तो एजेस होंगे n माइनस k होंगे। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपके पास the names of the table that an user can have access to or that he or she has created can be displayed with the following SQL queries. Select table name from user table. Select data dictionary my table. Select my table data dictionary. Select user table from this login. तो बच्चों एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो। The name of the table. The name of the table that an user can have access. देखो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना आपको, नेम ऑफ द टेबल। नेम ऑफ द टेबल आपकी यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रही, यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रही, यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रही, तो अपने आप ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन क्या है बहुत इजी पूछ लिया जाता है और फिर भी हमारी क्या जल्दी में अगर हम क्वेश्चन को रीड करके आंसर देने की कोशिश करते तो आंसर हमारा गलत हो जाता। तो इसीलिए आप हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम जरूर पढ़ना जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए। आगे हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे नेम ऑफ द टेबल सेलेक्ट करना भाई, यहाँ पर डेटा डिक्शनरी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे माई टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पर यूजर टेबल को, जबकि बात तो आपकी टेबल नेम से है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। अगला है आपके पास, हाउ मेनी 3 into 8 line decoders with an enable input line are needed to construct the 6 into 64 line decoder without using any other logic gate। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन आपके पास 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा इसका 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे अब इस बार डिकोडर पूछ लिया गया है, अगली बार हो सकता है आपके टाइम में मल्टीप्लेक्सर पूछ ले, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम कम है। पहले तो मैंने आपको बोला था कि हम 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि टाइम की कमी है। आप भी चाहोगे कि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डैश इज अ मेजर ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन डॉक्यूमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किससे मेजर किया जाती है डॉक्यूमेंट की लेंथ और वर्ड्स और सेंटेंसेस। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है, लेंथ को मेजर नहीं करती है।
फैन आउट क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से कितने सारे मॉड्यूल डिपेंडेंट है। फैन इन क्या बताता है, एक मॉड्यूल में कितने सारे मॉड्यूल से इनपुट आ रही है, वो फैन इन बताता है। ये फैन आउट है। क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये फैन इन है। जब एक मॉड्यूल में बहुत सारे मॉड्यूल से आउट इनपुट आ रही होती है तो उसको फैन इन कहते हैं, और एक मॉड्यूल से जब दूसरे मॉड्यूल में आउटपुट जा रही होती है तो उसको फैन आउट कहते हैं। इस केस में एम मान लो ये है, ये M2, ये M3 और M4 है। अगर इसका आपसे पूछा जाए फैन आउट क्या है, आप इसके बोलेंगे 3 है। और इसका फैन इन बोला जाए तो आप बोलेंगे इसका भी 3 है। ठीक है, तो फैन इन और फैन आउट का भी कॉन्सेप्ट दूसरा ही होता है। फोग इंडेक्स जो है बच्चों, ये पर्टिकुलर यूज किया जाता है एवरेज लेंथ को मेजर करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन 4। तो बच्चों आंसर तो देखो यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन आंसर फोग इंडेक्स ना पता होने की वजह से आपको इन तीनों चीजों का अगर पता नहीं होगा तो आंसर आपका गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगला हमारे पास, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डैश टेस्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर टेस्टिंग, order pair to correctly fill in the blank. In software engineering dash testing takes place after। देखो कब कर सकते हो आप, रिलीज तो देखो पहले होगा, एक्सेप्टेंस बाद में होगी ना, तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता आपका। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बाद में होगी, पहले आपका क्या होगा, रिलीज होगा सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन 2 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्योंकि देखो अगला है अल्फा और एक्सेप्टेंस। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग जो आपका डेवलपर साइट पर ही चेक करते हैं, डेवलपर जो अपने आप अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपकी यूजर जो आपका कस्टमर है वो उसको चेक करता है। यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल की टेस्टिंग हो सकती है, तो आपका 3rd और 4th ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता इस केस में। अगला देख लेते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ which of the following is not a STL कंटेनर। तो बच्चों STL जो कंटेनर होता है आपका, इसके अंदर आपके पास सीक्वेंस होती है, ठीक है, एसोसिएटिव होते हैं, और डिराइव्ड में आपके पास यहाँ पर एरे और स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, एरे और स्ट्रक्चर आते हैं। जो आपका एक्टिव है, एक्टिव इज नॉट अ टाइप ऑफ STL। So option C will be, 3rd will be correct. In context of command line argument in C programming, which of the following is true about the ARGV? It is an array of character pointer, it is a pointer to an array of character, it is an array of character, or it is a simple integer variable। देखो इसने क्या पूछा है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, बिल्कुल आसान है, एरे होगा आपके कैरेक्टर पॉइंटर का। So option 1 will be correct for this question. Next question. In MS Excel 2007, highlighter और eraser option are found under कहाँ मिलेंगे आपको, eraser और highlighter। डेटा टैब के अंदर तो डेटा टूल्स मिलेंगे, रिव्यू टैब के अंदर आपको प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफिंग के लिए तो नहीं है, चेकिंग के लिए तो नहीं है। अब अगला है रिव्यू टैब के अंदर स्टार्टिंग, जब आपको इंक मिलेगी तभी तो आप उसको हाईलाइट कर पाएंगे, तो यहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। ये पेज लेआउट होगा, ये बिल्कुल ही एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन बाय दिस, इफ ये देन द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। तो बच्चों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि आपके पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो इन ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कीजिए, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर गिवन है तो आप पोस्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कीजिए। लेकिन वहां उस वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आए, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट इस टाइम पर कुछ नया सीखने के मूड में नहीं है, इसलिए मैंने उसको वहीं पर पोज कर दिया। तो देखो पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन काफी अच्छे आए हुए हैं इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर मैं आपको शायद मॉक टेस्ट कराई थी उसमें आया हुआ था, फिर आपको ये यहाँ पर मिल गया। तो बच्चों इस टाइप की वीडियोस को आप स्किप नहीं करोगे, अगर आप स्किप नहीं करेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं डेफिनेटली उन वीडियोस को बनाऊंगी। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, अकेला एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 15 मिनट ले लेता है,
जिस बच्चे को आते हैं वो तो ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं आते हैं उन बच्चों को एक सेपरेटली उन वीडियोस को देखना पड़ेगा। इस बार यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप एक बार इसको चेक कर लेना। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों इसका होगा ऑप्शन 2, और ये कैसे होगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तब आपको मैं वहां पर समझाऊंगी, क्योंकि इसको समझाने में अकेले ही 15-20 मिनट्स लग जाएंगे। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करेंगे। आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि पेपर का स्टैंडर्ड काफी हाई है और क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछे गए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको एफर्ट और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो बच्चों मेरी तो आपके साथ तो बच्चों मैं तो आपको हम आपके हमेशा ही तो बच्चों मेरी तो बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा ही है, और आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इस तरीके से आप मुझे एनकरेज करते रहेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।